हेलो गाइस, सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 61 फ्रॉम द चैप्टर 9 एच.सी. वर्मा, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। और ये चैप्टर कौन सा है? वेल, ये है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन। और ये 11th लेक्चर है एक्सरसाइज प्रॉब्लम के रिगार्ड में। और इस लेक्चर में हम 51, 52 एंड 53 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने वाले गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम का वेल जो कि क्वेश्चन नंबर 50 था, उसका सिचुएशन कुछ इस टाइप से था कि 2 ब्लॉक्स हमारे पास थी लाइक दिस, और स्प्रिंग था उसके बीच में ऐसा कनेक्टेड, ऐसा कुछ हमारे पास अरेंजमेंट था। एंड इसका मास आप ले लो m1 एंड दिस इज ऑफ मास m2, ऐसा कुछ था हमारे पास। और वहाँ पे वेलोसिटी दी गई थी, इनिशियल इम्पल्स दी गई थी m2 को, और उसके तहत वो क्वेश्चन था। बट यहाँ पे सिचुएशन उस प्रकार से माना गया है, बट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 50, तो मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। आप जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको देखो, फिर यहाँ पे आओ तो एक अलग ही इनसाइट मिलेगी आपको इस क्वेश्चन में और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन सेम इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है। 2 मासेस हैं, उसके बीच में स्प्रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो 50, 51 एंड 52, तो ये 51 है गाइस। तो देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, दैट सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक्स इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F इंस्टेड ऑफ एनी इम्पल्स। इम्पल्स पिछले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे हर एक जो ब्लॉक है दैट इज बेसिकली पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F, ऐसा कुछ यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स F से पुल किया गया m2 भी और m1 भी। तो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर एंड द डिस्टेंसेस मूव बाय द 2 ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। हमें सबसे पहले तो मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है, x मैक्स, जो स्प्रिंग सफर करेगी। उसके बाद डिस्टेंसेस मूव बाय द 2 ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। हर एक ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव करेगी। सपोज दिस इज ये x1 मूव की और ये x2 मूव किया, तो x1 और x2 भी आपको निकालना है। तो दैट इज़ बेसिकली द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले, उसको अटेम्प्ट करने से पहले आपको थोड़ी चीज़ें जाननी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें समझ कर देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे इनिशियली ये 2 कांस्टेंट फोर्सेस लग रही हैं इस सिस्टम में। अगर मैं सिस्टम मानूँ किसको, m1 m2 वाले ब्लॉक को और ये स्प्रिंग को, तो इस सिस्टम पे 2 फोर्सेस लग रही है, एक F इस तरफ राइट हैंड साइड, एक F इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड। बट ये F की देखो जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आप नेट फोर्स अगर सिस्टम पे देखो, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, तो कितना है? वेल नेट फोर्स 0 है सिस्टम पे, कोई भी फोर्स नहीं है। तो जब नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज बेसिकली 0 होगा। ये हम पहले से जानते हैं, दिस इज द बेसिक्स। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है दैट विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट किससे? इनिशियल से। जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वही फाइनल होगी। बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 ही होगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि जो x सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज। ये कभी चेंज नहीं होगा। वाई? क्योंकि इसको चेंज करने के लिए वेलोसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब जो x सेंटर ऑफ मास है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इनिशियली अगर आप सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे मानोगे, कहीं एक पर्टिकुलर ओरिजिन मान लो, सेंटर ऑफ मास मान लो ये है एक्सियम इनिशियली, और इसको ये आपने ओरिजिन मान लिया लाइक दिस, तो फाइनली भी क्या होगा, वो ओरिजिन पे ही होगा। तो वहाँ से हम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं? वेल हमने पहले भी देखा है m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। अगर आप मानो कि x1 x2 जो है वो m1 का एलोंगेशन है और m2 का एलोंगेशन है रेस्पेक्टिवली, तो इसको मैं और भी अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 कैसे लिखा। तो अभी ये मैं बेसिक्स प्रिपेयर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली। तो अभी देखो मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ, उतनी बेसिक्स हमने प्रिपेयर की। दिस वॉज m1 and this was m2 according to the diagram that I have made, और ये बेसिकली स्प्रिंग था, ये इनिशियल था, this was F and this was also F, ऐसे था। अभी मोशन कैसे होगा यहाँ पे देखो। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही F आप लगा रहे हो तो इस तरफ से भी m2 का और इस तरफ से m1 का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। मतलब दोनों इस फोर्स के कारण खुलेंगे। ये राइट हैंड साइड जाएगा m2 और m1 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगी। यहाँ से भी एक्सटेंशन आएगी और इधर से भी एक्सटेंशन आएगी स्प्रिंग में। और जैसे ही स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगी तो स्प्रिंग क्या करेगा, वेल स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होगी, तो m2 को इस तरफ फोर्स लगाएगा लाइक दिस। सपोज करो k एंड सब आर्बिट्ररी x, और ये भी क्या लगाएगा, इस तरफ लगाएगा kx। क्योंकि देखो x जो है वो नेट एक्सपेंशन है स्प्रिंग का फ्रॉम हियर टू हियर। तो जो नेट एक्सपेंशन है बेसिकली वही फोर्स डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ में पता है kx। तो वैसे ही स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, और ये F हम लगा रहे हैं, इस कारण से ही ये स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए अभी तक। बट अभी भी ये फोर्स जो है F फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड बड़ी है kx से। मैग्नीट्यूड बड़ी है तो क्या होगा, अभी और भी एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग को और भी एक्सटेंड करेगा ये फोर्स। तो एक्सटेंड करेगा, और मान लो ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया ये फोर्स, ऐसे यहाँ तक आ गया। अभी भी क्या है, F जो है वो बड़ा है kx तक। तो ये ऐसा कब तक चलेगा, वेल एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे F और kx इक्वल हो जाएगा।
जहाँ पे इक्विलिब्रियम पहुँच जाएगी। तो मान लो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, दिस इज बेसिकली m1 एंड दिस इज बेसिकली m2। ऐसा हो गया जहाँ पे f और kx इक्वल हो गया। तो ये वो पॉइंट है मान लो, और ये हमारे पास इनिशियल लेंथ थी ऐसे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या हुआ, ये जो f फोर्स है और ये जो kx फोर्स है वो इक्वल हो गया। वेल ka मान लो यहाँ पे लाइक दिस ka, और यहाँ पे kb मान लो लाइक दिस kb। यहाँ पे a एक्सटेंशन हुई थी और यहाँ पे b एक्सटेंशन हो गया, कुछ ऐसा मान लो। इनिशियल लेंथ तो हमारे पास यहाँ तक ही है, तो इनिशियल लेंथ आप L मान सकते हो। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे जो F है दैट इज इक्वल्स टू K इंटू बी। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई है यहाँ पे। दिस F इज इक्वल टू K इंटू बी। बी इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो नेट एक्सटेंशन है L लेंथ के अलावा जो एक्सटेंशन है दिस प्लस ऑफ दिस, ये बेसिकली बी लिया मैंने, दैट्स वाई F इज इक्वल्स टू K इंटू बी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हमारे पास दोनों ही मासेस हैं, m1 एंड m2, मतलब फोर्सेस जो है वो बैलेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट क्या यहाँ पे रेस्ट पे आएगी ये मासेस, जो m1 और m2 मास है हमारे पास, क्या यहाँ पे रेस्ट पे आएगी? वेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। जैसे हम इसकी तरह अगर आप सोचो, हमारे पास ऐसा हैंग रहता था स्प्रिंग से कोई भी m ब्लॉक वाली मास, तो यहाँ पे सबसे पहले वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता था mg=kx, बट यहाँ पे थोड़ा सा भी पुश मिलता था तो उसके बाद वो ऑसिलेशन में जाता था। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद वो ऑसिलेशन में गया इस तरफ और फिर वापस इस तरफ, तो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती थी और वेलोसिटी जीरो होती थी। और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता था बट एक्सेलरेशन जीरो होता था। तो आप इस चीज़ को यहाँ से रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है बट वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम के कारण अभी भी मोमेंटम इसकी इस तरफ जाने की है, तो यहाँ पे रुक नहीं पाएगा वो, और आगे जाएगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक जाएगा। बट यहाँ पे भी डीसेलरेशन होगा क्योंकि अभी इस तरफ खींचेगा वो, क्योंकि इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद अभी F इज इक्वल्स टू K इंटू बी हो गया हमारे पास। इसके बाद जैसे ही आगे जाएगा और स्प्रिंग, तो F अब कम हो जाएगा, और जो K इंटू कुछ भी डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाएगी, मतलब ये डीसेलरेट करेगा। तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी और यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा हमारे पास कि यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो, बट जहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगी और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी डीसेलरेशन के कारण। तो सेम उस पॉइंट पे जो ये मैक्सिमम है, वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं इधर x2 लेता हूँ और इधर x1 लेता हूँ, वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स होगी। देखो मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूँ, अभी सिर्फ लास्ट वाली चीज़ की डायग्राम बनाऊंगा, मतलब सिर्फ लास्ट वाले केस की। ये हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास, और ये मान लो स्प्रिंग हुआ हमारे पास। दिस इज बेसिकली द स्प्रिंग, और ये m2 था और ये m1 था। तो ये मान लो इनिशियल लेंथ हुई हमारे पास L, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन माना मैंने। दिस इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसा मान लो इक्विलिब्रियम हुआ हमारे पास, एंड दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम हुआ हमारे पास। और ये जो है दैट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ। इसको मैं x1 कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं x2 कंसिडर कर रहा हूँ, लाइक दिस। ये मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ, फोर्सेस ऐसे लग रही थी हमारे पास। बेसिकली मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब जैसे मैंने बताया, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन बट वेलोसिटी जीरो, सेम ही है, ऐसा होगा हमारे पास। तो ये गाइज मैंने मोशन को समझा दिया आपको कि एग्जैक्टली आपको कैसे सोचना है, कैसे मोशन हो रही है। अभी इसको आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, मैक्सिमम एलोंगेशन को फाइंड कैसे करोगे। आपको x1 प्लस ऑफ x2 फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। उसके बाद x1 भी आपको फाइंड करना है और x2 भी आपको फाइंड करना है। तो अभी इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, तो तरीका देखो मैं क्या अपनाऊंगा। तरीका ये अपनाऊंगा कि सबसे पहले तो ये जो फोर्सेज हैं, हम नहीं जानते कि ये फोर्सेज कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे हम, क्योंकि वो ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमें फोर्सेस के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। इसलिए यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो कौन कौन से फोर्सेस बेसिकली वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन बाय F फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये दोनों फोर्सेस बेसिकली वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल लो। तो अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेल दोनों ही स्टॉप पे आ रही है, m1 मास भी m2 मास भी, पूरा ही सिस्टम स्टैंड स्टिल पे आ रही है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इनिशियली भी जहाँ से मोशन स्टार्ट हुई थी वहाँ पे भी m1 m2 बिल्कुल रेस्ट पे ही था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी। तो राइट हैंड साइड तो टर्म जीरो हो गया। तो वर्क डन बाय F फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए हमारे पास। दिस इज बेसिकली दी इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो वर्क डन बाय F फोर्स अगर आप देखो तो एक तरफ से जो एक्सटेंशन है दैट इज बेसिकली x2, दूसरी तरफ से x1। अभी डायरेक्शन देखोगे तो F फोर्स का लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं इस m1 वाले पे बात करूँ तो, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी लेफ्ट ही था।
इस पर भी एफ राइट है और डिस्प्लेसमेंट भी राइट है। वेल तो जो साइन होगी वो पॉजिटिव होगी, दैट इज एफ एक्स वन प्लस ऑफ एफ एक्स टू प्लस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वेल एक्स वन प्लस एक्स टू जो है वो नेट एक्सटेंशन है। हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पहले से पता है, दैट इज व्हाट, वेल दैट इज माइनस ऑफ हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ये है हमारे पास वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ से अगर आप देखो एक्स वन प्लस ऑफ एक्स टू मैं लिखूँ प्लस, अभी यहाँ पे देखो इनिशियली जो हमारे पास एक्स आई है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि इनिशियली जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंडेड नहीं था। स्प्रिंग इनिशियली क्या था, अपने नेचुरल लेंथ पे था, और फाइनली क्या हो गया, वेल फाइनली एक्स वन प्लस ऑफ एक्स टू हो गया हमारे पास, जैसे कि हमने देखा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो दैट इज माइनस ऑफ हाफ के एक्स वन प्लस ऑफ एक्स टू स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली ज़ीरो। ये हुआ हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एफ ऑफ एक्स वन प्लस ऑफ एक्स टू दैट इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स वन प्लस ऑफ एक्स टू होल स्क्वायर, ये हुआ। एक कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बचा, 2f अपॉन के दैट इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस ऑफ एक्स टू, ये हमारे पास हुआ। दैट इज बेसिकली वन ऑफ द आंसर। ये कौन सा आंसर है, वेल मैक्सिमम एलोंगेशन जो पूछा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हुआ, वेल दैट इज 2f अपॉन के हुआ हमारे पास, दिस वन। सो एक्स वन प्लस ऑफ एक्स टू या मैक्सिमम एलोंगेशन जो है वो कितना हुआ, दैट इज 2f अपॉन के। अभी हमें x1 और x2 निकालनी है, तो हमें दूसरी इक्वेशन पता है जैसा मैंने बताया। अभी उसको भी देखो फर्दर, आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इनिशियली m1 था हमारे पास एंड दिस वाज m2। इनिशियली क्या था, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग थी, तो मैंने एक सेंटर ऑफ मास बोला कहीं एक पॉइंट पे मानता हूँ जहाँ पे ओरिजिन मैंने लिया है, तो वहाँ से ये डिस्टेंस मान लो L1 है और ये डिस्टेंस मान लो L2 है। उसके बाद जब मैक्सिमम एलोंगेशन हुई यहाँ पे, ये मैक्सिमम एलोंगेशन मान लो एंड दिस इज m1 और ये m2 है हमारे पास। ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अगेन सेम पॉइंट पे ही रहेगा। यहाँ तक नेचुरल लेंथ था हमारे पास, तो ये अपने पास L2 था, ये अपने पास L1 था, और ये क्या था, x1 था, और ये क्या था, x2 था। ऐसा था हमारे पास। तो इस फर्स्ट केस में अगर मैं लिखूँ तो m1 L1 इज इक्वल्स टू m2 L2 होगा। दैट वाज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको अगर मानूँ मैं तो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मैंने बताया सेंटर ऑफ मास को मैंने ओरिजिन पे लिया। सेकेंड केस में भी सेम सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज जीरो है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जिसके कारण फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी, जिसके कारण एक्स सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। दैट्स वाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ जो मैं स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे अभी देखो m1 x1 प्लस ऑफ L1 दैट इज इक्वल्स टू m2 x2 प्लस ऑफ L2 लिख सकता हूँ। सेम m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 से, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमें पता है m1 L1 इज इक्वल्स टू m2 L2 है। देखो यहाँ से ऐसे दिस m1 L1 इज इक्वल्स टू m2 x2 प्लस ऑफ m2 L2 है हमारे पास। तो ये m1 L1 इज इक्वल्स टू m2 L2 है, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया, m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 आया। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डायरेक्टली लिखा था m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। तो यहाँ से एक हमारे पास ये इक्वेशन दूसरी आई इज इक्वल्स टू m2 x2। तो आपके पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से आप इजीली x1 और x2 निकाल सकते हो। देखो कैसे, दो इक्वेशन दो अननोन। यहाँ से अगर आप x1 बोलो दैट इज इक्वल्स टू m2 x2 अपॉन m1 होगा हमारे पास। इसको इसमें पुट कर दो तो हमें पता है m2 x2 अपॉन m1 प्लस ऑफ x2 दैट इज इक्वल्स टू 2f अपॉन k होगा हमारे पास। इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूँ तो m1 दिस इज व्हाट, x2 कॉमन आ जाएगा, दैट इज m1 प्लस ऑफ m2 इज इक्वल्स टू 2f अपॉन k होगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप x2 निकालोगे दैट इज 2f m1 अपॉन k m1 प्लस ऑफ m2 हुआ, दैट इज़ बेसिकली x2, ये x2 हुआ। सिमिलरली यहाँ से अगर आप x1 निकालोगे तो दैट इज़ जस्ट m2 अपॉन n1, तो m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, हम जस्ट m2 से लेफ्ट हो जाएंगे। दिस इज़ लाइक दिस k मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस ऑफ m2, सो दिस इज़ बेसिकली x1। तो ये x1 हुआ, ये x2 हुआ एंड x1 प्लस ऑफ x2 2f अपॉन k हुआ। तो गाइज़ ये बेसिकली आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। तो गाइज़ आप फिर से एक बार देखना पूरे अच्छे से सोल्यूशन, जैसे मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप कि आपको सोचना कैसे है, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगी। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो तीन बेसिक क्वेश्चंस मैं बताया हूँ यहाँ पे, बेसिक बोल लो एडवांस बोल लो, यही है सारी चीज़ें। अगर इन तीन क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बाद कोई भी एडवांस क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे। तो यही बेसिक है, यही एडवांस है। आपको बेसिकली अप्रोच को बहुत ही अच्छे से देखना है, जैसा मैंने समझा है यहाँ पे, तो एक काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दिमाग में नज़र आएगी आपके गाइस। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है इस रिगार्ड में, वो देखते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज़ बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 52 बोल लो, सेम रिगार्ड में जो 50 और 51 हमने किया था।
अभी उसी टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 52 है, जो आपके सारे बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो क्वेश्चन को जिस प्रकार से है, दैट कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। सेम सिचुएशन है, दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास ऑफ मासेस m1 एंड m2, और ये स्प्रिंग से अटैच्ड है, जो कि इनिशियली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। यहाँ पे कह रहा है दैट सपोज द ब्लॉक ऑफ मास m1 इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स f1 एंड द अदर ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स f2 लाइक दिस। तो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। यहाँ पे हमें x1 प्लस ऑफ x2 पूछ रहा है सिर्फ, या आप बोल दो x मैक्स पूछ रहा है बस। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तो ये ध्यान देनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही कि हमारे पास ये जो दोनों फोर्सेज हैं f1 एंड f2 वो अनइक्वल फोर्सेज हैं। अनइक्वल है मतलब क्या, कि अभी ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये दो ब्लॉक्स का और ये स्प्रिंग का, ये सिस्टम जो है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो नहीं है हमारे पास, क्योंकि f1 जो है वो f2 से अनइक्वल है। अगर आप f2 को मानोगे ग्रेटर देन f1 लाइक दिस, तो हमारे पास f2 माइनस ऑफ f1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 दैट इज़ द मास ऑफ द सिस्टम। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं है, जिसके कारण वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगी, मतलब ये जीरो नहीं होगी थ्रू आउट। इनिशियल वेलोसिटी नो डाउट जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली इज जीरो, बट इसके बाद जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो थ्रू आउट जीरो नहीं होगी, उसके बाद बढ़ती रहेगी वो, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड सिमिलरली एक्स सेंटर ऑफ मास भी जो है वो अगर आप इनिशियली उसको ओरिजिन पे मानोगे तो बाद में ये चेंज होगी। तो यहाँ पे अभी देखो जो डिस्प्लेसमेंट्स है, एक सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होगी। इसका मतलब क्या है, हम m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 जैसा इससे पहले के क्वेश्चन में लगाए थे, ये नहीं लगा सकते। मतलब एक इक्वेशन है हमारे पास, नहीं आएगी वहाँ से। दो इक्वेशंस था, दो अननोन्स था, वहाँ से हम निकाल रहे थे, तो एक इक्वेशन तो यहाँ पे नल हो गया। अगर हम उस प्रोसेस के हिसाब से चलें तो एक इक्वेशन तो हमें ऐसे भी मिलने नहीं वाली, क्योंकि अभी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट्स हो रही है सेंटर ऑफ मास की। तो m1 और m2 की डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं, जिसके कारण हम ये नहीं लिख सकते। तो पहला इक्वेशन तो हमारे पास ऐसे ही गया। अभी अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें, दैट वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, से वर्क डन बाय f1 यहाँ पे हो रहा है, प्लस वर्क डन बाय f2 यहाँ पे हो रहा है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास जीरो है, बिकॉज m1 एंड m2 दोनों रेस्ट पे इनिशियली। बट फाइनली क्या होगा हमारे पास, फाइनली दोनों रेस्ट पे नहीं आ सकते, क्योंकि अगर फाइनली दोनों ही रेस्ट पे आ गए तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया, जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट है। तो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है वो फाइनली नहीं होगी, अभी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली m1 और m2 मोशन स्टार्ट होने के बाद जीरो नहीं हो सकते, जैसे कि पिछले केसेस में हो रहे थे। साइमल्टेनियसली m1 और m2 की वेलोसिटी जीरो हो रही थी, बट यहाँ पे अगर साइमल्टेनियसली जीरो होगी m1 और m2 की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ है, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज प्रेजेंट। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है या तो m1 या m2 की कुछ होगी, जीरो नहीं होगी। बट यहाँ पे कितनी होगी ये हमें नहीं पता, दिस इज अगेन द क्वेश्चन। और कैसे निकाल सकते हैं ये भी हमें नहीं पता यहाँ पे। तो ये भी इक्वेशन हमारे पास नहीं है यहाँ पे, ना ही ये इक्वेशन है ना ही ये इक्वेशन है। तो हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर, कैसे हम फर्दर प्रोसीड करके मैक्सिमम इलोंगेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो देखो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले अगेन मैं सिस्टम बनाता हूँ यहाँ पे, दिस इज बेसिकली स्प्रिंग एंड दिस इज m1 एंड दिस इज m2, ऐसा है हमारे पास। एंड दिस इज बेसिकली f2 एंड दिस इज बेसिकली f1, ये है हमारे पास। तो अभी मान लो कि जो मैक्सिमम एलोंगेशन है वो x है, ये हम मान के चलते हैं। इनिशियली हमने मान लिया कि मैक्सिमम एलोंगेशन कुछ हुई जो कि x है। तो उसके बाद अगर इस पे फोर्सेस दिखाऊं मैं m1 पे, तो दिस इज kx होगा, ये f1 होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इसकी इस डायरेक्शन में मैं दिखाऊंगा तो होगा f1 माइनस ऑफ kx अपॉन m1। सिमिलरली इस पे अगर मैं दिखाऊंगा m2, दिस इज f2 एंड दिस इज kx, ये हमारे पास हुआ। सो दिस इज, इसको a1 मान लो, तो a2 जो होगा यहाँ पे दैट इज f2 माइनस ऑफ kx अपॉन m2, ये इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। दिस इज बेसिकली a2 और ये a1 हुआ इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास हुआ। तो यहाँ से अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखूँ, देखो एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ से अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखो AR, तो कितना होगा हमारे पास, वेल a1 प्लस ऑफ a2 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसको मैं लिखूँगा तो f1 माइनस ऑफ kx अपॉन m1 होगा, प्लस ऑफ f2 माइनस ऑफ kx अपॉन m2 होगा, लाइक दिस। ये हमारे पास होगा AR। और a को आप कैसे लिख सकते हो, वेल a को v dv अपॉन dr लिख सकते हो, नो डाउट,
तो ए आर को कैसे लिख सकते हो, दैट इज़ वी आर डी वी आर अपॉन डी एक्स आर, ये लिख सकते हो आप। इज इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे तो सो ए आर को वी आर अपॉन डी वी आर अपॉन डी एक्स आर लिख सकते हैं। अब ये जो एक्स आर है दैट इज़ बेसिकली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो फाइनली अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ बेसिकली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑब्वियसली ये कुछ मूव किया होगा m1 से x1 और m2 कुछ मूव किया होगा से x2, ऐसे मूव किया होगा, और जो x मैक्स होगा वो बेसिकली x1 प्लस ऑफ x2 होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिस इज़ नथिंग बट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही है। आप ध्यान से सोचना इसको, एक अगर इस तरफ x1 मूव किया, एक अगर इस तरफ x2 मूव किया, तो ऑब्वियसली x1 प्लस x2 इज़ दी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो आप इसको XR भी लिख सकते हो लाइक दिस, इस वाले इक्वेशन में जो AR मैंने निकाला है। तो यहाँ से AR को आप इसमें सब्सटीट्यूट करने के बाद देखो क्या आता है, ये आया बेसिकली सब्सटीट्यूट करने के बाद। अभी आप डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड लेकर जा सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो लाइक दिस, F1 माइनस ऑफ KXR अपॉन M1, यहाँ पे DXR सब्सटीट्यूट करो, प्लस ऑफ F2 माइनस ऑफ KXR अपॉन M2 एंड दिस इज़ ऑल्सो DXR लाइक दिस। इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी मान लो, एंड दिस इज़ फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, और यहाँ पे इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोल दो, एंड दिस इज़ फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज़ एक्स मैक्स, ये हमारे पास एक्स मैक्स है, दैट इज़ x1 प्लस ऑफ x2, वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी थी बिटवीन दी टू ब्लॉक्स, इनिशियली क्या था, m1 और m2 दोनों ही रेस्ट पे था, तो इनिशियली तो जीरो होगी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वेल देखो, जब भी हम मैक्सिमम इलोंगेशन की बात करते हैं या मिनिमम इलोंगेशन की बात करते हैं, m1 m2 हमारे पास इन दोनों की मोशन हो रही है, स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है। तो जो क्रिटिकल केसेस हैं, क्रिटिकल केसेस का मतलब ये है कि आप या तो मैक्सिमम इलोंगेशन बोल रहे हो या मिनिमम इलोंगेशन बोल रहे हो, मतलब जो मैक्सिमम कंप्रेशन होता है वो, ये सब केसेस तभी जनरेट होंगी, ये सब केसेस तभी आएंगी जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 और m2 ज़ीरो होगा। जब रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होगा, मतलब जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तभी जाकर ये लिमिटिंग केसेस आएंगी, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा मैक्सिमम होगा, जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा या स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा इन केस ऑफ कंप्रेशन। तो वो केसेस तभी जनरेट होंगी जब रिलेटिव वेलोसिटीज़ इन दोनों ब्लॉक्स की ज़ीरो हों। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा, एक की वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दूसरे के रिलेटिव में वो और मूव कर सकता है और एक्सटेंशन कर सकता है। अगर मैं एक्सटेंशन की स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो तब तक एक्सटेंशन करता रहेगा जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो, और जैसे ही दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, वेल रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो यहाँ पे भी जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो होगा। होप करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अभी तक हम देखते ही आए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर बिहेवियर के थे, सिमिलर नेचर के थे, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा मैं हर बारी दोनों की वेलोसिटी सेम कर रहा था, तभी जाकर वो लिमिटिंग केसेस आ रही थी, आइदर ऑफ कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, और ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड अपना ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से अगर मैं राइट हैंड सॉल्व करूँ तो क्या होगा हमारे पास, वेल देखो, F1 अपॉन M1 हुआ तो DXR। तो अभी इसकी जो इनिशियली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट थी वो भी बेसिकली ज़ीरो है, ये तो कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इनिशियली दोनों ही सिस्टम रेस्ट पे थी। तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है और नेचुरल लेंथ पे था अपने पास, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो ही था हमारे पास, तो इनिशियल लिमिट यहाँ पे ज़ीरो होगी, फाइनल लिमिट इज़ एक्स मैक्स, ये बिल्कुल क्लियर है। DXR है तो यहाँ पे x हो गया, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये एक्स मैक्स हो गया, माइनस K अपॉन M1 हुआ हमारे पास, एंड XR DR XR स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स मैक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे सेम लिमिट हो गया हमारे पास F2 अपॉन M2, और यहाँ पे एक्स मैक्स हो गया, एंड माइनस ऑफ K अपॉन M2, एंड दिस इज़ व्हाट एक्स मैक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, लाइक दिस, एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो एक एक्स मैक्स तो सारे से कैंसिल हो गया हमारे पास, लाइक दिस। अभी इसको फर्दर मैं लिखूँ तो क्या हुआ, F1 अपॉन M1 प्लस F2 अपॉन M2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, K अपॉन M1 प्लस ऑफ K अपॉन M2, ये हुआ दिस मल्टीप्लाइड बाई एक्स मैक्स, और ये एक्स मैक्स ही हमें फाइंड करना है अगर आपको याद हो तो, दैट इज़ बेसिकली द क्वेश्चन। तो यहाँ से F1 M2 प्लस ऑफ F2 M1 हो गया हमारे पास अपॉन M1 इंटू M2, ये हुआ, एंड दैट इज इक्वल्स टू K कॉमन आ गया, दैट इज़ M2 प्लस ऑफ M1 अपॉन M1 मल्टीप्लाइड बाई M2, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई एक्स मैक्स हुआ हमारे पास। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक्स मैक्स अगर मैं लिखूँ तो एक्स मैक्स क्या है अपने पास,
दैट इज इक्वल्स टू F1 M2 plus of F2 M1 this upon K multiplied by M1 plus of M2. This is basically the answer to this question. ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने देखा गाइज यहाँ पे भी जैसा हमने मेथड यूज़ किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, सेम मेथड यहाँ पे काम नहीं आई। क्यों नहीं आई वो भी मैं बता चुका हूँ, बिकॉज यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। तो अपन वो दो इक्वेशंस यूज़ नहीं कर पाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। लेकिन आप पिछला क्वेश्चन अगर इस मेथड से यूज़ करना चाहो, इस मेथड से सॉल्व करना चाहो, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये मेथड वहाँ भी एप्लीकेबल है, बट पिछला वाला मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि आप पिछला वाला क्वेश्चन इस रिलेटिव वाले मेथड से यूज़ करके सॉल्व करो आप इस क्वेश्चन को, तो आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी गाइज। तो आप ये 3 क्वेश्चन, पिछले वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था और ये वीडियो का पहला और दूसरा क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखना, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको देखनी उतनी बार देखो, जब तक बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में ना आ जाए। तो गाइज अभी चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। दैट इज कंसिडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच एन एक्सपेरिमेंटर ऑफ मास 50 kg इज रेस्टिंग ऑन अ 5 kg पिलो। एक हमारे पास कोई भी ग्रेविटी फ्री हॉल है, जस्ट ऐसा सपोज करो, दिस इज़ अ हॉल हैविंग जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 0। ये सबसे पहले हमारे पास गिवन है, और वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटर है हमारे पास, ऐसा समझ लो, दिस इज़ ऑफ 50 kg एंड दिस एक्सपेरिमेंटर इज़ बेसिकली रेस्टिंग ऑन अ 5 kg पिलो। ये कुछ ऐसा 5 kg पिलो है यहाँ पे, दिस इज़ ऑफ 5 kg, 8 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द हॉल। ये सपोज करो 8 फीट है, ये फ्लोर है हॉल का, इससे 8 फीट ऊपर है। ही पुशेस द पिलो डाउन सो दैट इट स्टार्ट्स फॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 फीट पर सेकेंड। इसने क्या किया, इसको ऐसे डाउन ऐसे पुश किया, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी जो है 8 फीट पर सेकेंड हुई इनिशियली, और उससे ही डाउन आना स्टार्ट हुई है। तो कह रहा है द पिलो मेक्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन विद द फ्लोर। ये जब नीचे डाउन आनी स्टार्ट हुई, जी हमारे पास है नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे आएगा, यहाँ पे टकराएगा। तो ये जो टक्कर होगी ये गिवन है, इलास्टिक कोलिशन से टक्कर हो रही है विद द फ्लोर। तो ऑब्वियसली जिस वेलोसिटी से यहाँ पे टक्कर होगी 8 फीट पर सेकंड से, वही वेलोसिटी वापस 8 फीट पर सेकंड ऊपर जाएगी और वापस ये ऊपर ट्रैवल करेगा। तो कह रहा है रीबाउंड्स एंड रीचेस द एक्सपेरिमेंटर्स हेड। रीबाउंड किया और ये अगेन रीच किया कहाँ, एक्सपेरिमेंटर के हेड को। तो कह रहा है फाइंड द टाइम इलैप्स्ड इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ही मेरे को समझ में आया था इस लाइन में कि जब पिलो को आप नीचे पुश करोगे, ये जो 50 kg वाला एक्सपेरिमेंटर है, जैसे ही पिलो को इसने नीचे पुश किया विद द स्पीड ऑफ 8 फीट पर सेकेंड, तो उस पुश के कारण क्या होगा, ये खुद भी थोड़ा ऊपर जाएगा। आप नीचे ऐसे पुश किए तो ये खुद भी थोड़ा ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर आप 50 kg और 5 kg वाले पिलो को एक सिस्टम मानो, तो सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन होगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगी तो 5 kg वाले को आप नीचे भेज रहे हो, नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव अगर मानो, सो 5 × 8 फीट पर सेकेंड होगा, दैट इज इक्वल्स टू, या प्लस लिख दो 50 × v, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 होनी चाहिए, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इन द सिस्टम इज 0। तो ये 40 हुआ, दैट इज इक्वल्स टू -50 × v। तो यहाँ से v क्या आया, दैट इज -0.8 फीट पर सेकेंड आया। -0.8 मैं नीचे पॉजिटिव माना था, मतलब ये ऊपर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 0.8 फीट पर सेकेंड। उसी मूवमेंट से ऊपर जा रहा है ये, जिस मूवमेंट से पिलो नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो ये तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, जिसके कारण अगर आप इसको नीचे पुश कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ऊपर जाओगे ही जाओगे। बिकॉज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन बोल लो, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोल लो, तो इसके तहत ऐसी मोशन होगी ही होगी। और यहाँ पे मैं पूछा फाइंड द टोटल टाइम इलैप्स्ड इन द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस में कितना टाइम इलैप्स हुआ वो। तो ये 0.8 फीट पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। ये 5 kg वाला पिलो आया नीचे टकराया, बस ऊपर वापस ऊपर गया, इस पॉइंट पे आया जहाँ से उसको नीचे फेंका गया था। तो सबसे पहले हम वहाँ तक निकाल लेते हैं कितनी टाइमिंग होगी। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो टाइम निकाल रहा हूँ मैं, वो 5 kg वाले को नीचे टकरा के वापस उसी पॉइंट पे आने में जहाँ पे वो इनिशियली था, वो एक टाइम होगा। और दूसरा अभी क्या होगा कि जब तक ये पिलो वापस अपने सेम पोजीशन पे पहुँचेगा जहाँ से उसको धक्का दिया गया था, तब तक ये 50 kg वाला भी कुछ ऊपर ट्रैवल कर चुका होगा। तो इस 5 kg वाले को अभी वहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि वो वापस एक्सपेरिमेंटर के हेड तक पहुँचे। इस तरफ एक्सपेरिमेंटर का हेड है, तो अभी ये वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुँचेगा तो वहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंटर की हेड नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर खुद ही ऊपर ट्रैवल कर चुका होगा बिकॉज ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 0.8 फीट पर सेकेंड। तो वहाँ तक आपको फिर से टाइम इलैप्स निकालनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ बेसिकली T2। तो T1 बेसिकली कितना होगा, वेल T1 निकालने के लिए आपको x पता है,
देखो सबसे पहले x जो है 8 फीट है, अगर मैं इस पॉइंट से नीचे टक्कर लगने के पॉइंट तक निकाल लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू यू, यू कितना है 8 इंटू टी, तो यहाँ से 1 सेकेंड आ गया, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कहाँ से कहाँ तक जाने में, 1 सेकेंड, इसको अगर मैं a बोलूँ, दिस इज़ बेसिकली a एंड दिस इज़ बेसिकली b, तो a से b जाने में इसको 1 सेकेंड लग रहा है। अभी वापस b से a जाएगा ये, तो वापस b से a जाने में भी 1 सेकेंड लगेगा, क्योंकि रिबाउंड हुआ इलास्टिक कोलिशन है, तो वापस से 8 फीट पर सेकेंड है, ये डिस्टेंस 8 फीट है, तो अगेन 8 इज इक्वल्स टू 8t होगा हमारे पास, और ये t कितना आया, t इज़ 1 सेकेंड आया। तो जितना इसको a से b जाने में लगा सेम b से a आने में लगा, बट a टू b और b टू a आने में ये टोटल टाइम 2 सेकेंड लगा, और 2 सेकेंड तक ये एक्सपेरिमेंटर यहाँ पे रुका नहीं रहेगा, एक्सपेरिमेंटर अभी ऊपर मूव किया होगा। तो ये जब तक पॉइंट A पे पहुँचा होगा ये पिलो, तब तक एक्सपेरिमेंटर कितना बेसिकली मूव किया होगा, फिर उसकी स्पीड हमें पता है 0.8 फीट पर सेकेंड, टाइम पता है 2 सेकेंड, तो दैट इज़ 1.6 फीट ऊपर मूव कर चुका होगा अभी तक एक्सपेरिमेंटर। इसको मैं पीछे और भी ध्यान से बताता हूँ। देखो ये हमारे पास 8 फीट है, अभी ये पिलो नीचे आया, वापस यहाँ पर आया, तो इसमें 2 सेकेंड लगा, और तब तक एक्सपेरिमेंटर ऊपर मूव कर चुका है। एंड ये कितना है, इसको c मान लो, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 1.6 फीट, ये 1.6 फीट ऊपर मूव कर गया है ये एक्सपेरिमेंटर, दिस इज़ एक्सपेरिमेंटर। बट पिलो अभी भी कहाँ है, पिलो अभी भी A पॉइंट पे है, दिस इज़ बेसिकली पिलो। तो अभी क्या है, इस पिलो को इसके हेड तक आना है, तो यहाँ से ये पिलो अभी जाना स्टार्ट होगा, बट जैसे ही यहाँ से अभी जाना स्टार्ट होगा पिलो, तो ये एक्सपेरिमेंटर भी जाएगा अभी ऊपर, क्योंकि अभी तो वहाँ तक इंस्टेंट की बात किया मैं जब तक ये पिलो नीचे से आकर A टू B से आकर वापस B टू A आया, तो B टू A आया तब तक एक्सपेरिमेंटर C पॉइंट पे पहुँच गया। तो अभी यहाँ से मोशन स्टार्ट होगी, पिलो A पॉइंट से ऊपर जाएगा और ये एक्सपेरिमेंटर C पॉइंट से ऊपर जाएगा, और हमें वहाँ तक टाइम निकालना है जब ये पिलो इस एक्सपेरिमेंटर के हेड तक जाएगा। तो सपोज़ करो इस एक्सपेरिमेंटर के हेड पे किसी ये पॉइंट D पे जा रहा है, ऐसा किसी ये पॉइंट D पे जा रहा है एक्सपेरिमेंटर के हेड पे, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटर को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटर को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जबकि पिलो को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ये दिख रहा है, पिलो को 1.6 प्लस जो एक्सपेरिमेंटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा से x उतना करना पड़ेगा, और वो सेम टाइम पे ही D पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस देखो, मैं कैसे इसको रिलेट कर सकता हूँ। अगर पिलो के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 1.6 प्लस ऑफ x डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 8 फीट पर सेकेंड है, दैट इज इक्वल्स टू कितना जो टाइम होगा वो सेम टाइम एक्सपेरिमेंटर को फ्रॉम C टू D जाने में लग रहा है। तो C टू D क्या है, डिस्टेंस x है, अपॉन इसकी जो स्पीड है वो क्या है, दैट इज़ बेसिकली 0.8 है हमारे पास। तो यहाँ से ये हो गया 0.1, तो दिस इज़ 1.6 प्लस ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस इज़ 10x हुआ हमारे पास। तो यहाँ से 1.6 इज इक्वल्स टू 9x हो गया, सो x इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन 9 हुआ, दिस इज़ बेसिकली x। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वेल क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट फाइंड द टाइम इलैप्स्ड इन द प्रोसेस। तो टाइम आप कैसे निकाल सकते हो, वेल टाइम इज़ x अपॉन 0.8, या फिर ये निकालो या ये निकालो, दोनों सेम ही टाइम है। सो x कितना है 1.6 अपॉन 9 इंटू 0.8 है हमारे पास, लाइक दिस। ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज़ 8 टाइम्स 2 इज़ 16, सो दिस इज़ व्हाट 20, 9 टाइम्स 2 इज़ 18, 9 टाइम्स 2 इज़ 18, लाइक 2 to 2 ऐसा रिपीट होता रहेगा। तो दिस मच सेकेंड आप बोल लो। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो टाइम था A टू B जाने में और B टू A आने में, दैट वाज 2 सेकेंड, 1 सेकेंड प्लस ऑफ 1 सेकेंड, और एक्स्ट्रा टाइम अभी जो लगा पिलो को A टू D जाने में और एक्सपेरिमेंटर को C टू D जाने में, वो 0.22 सेकेंड लगा। सो 2.22 सेकेंड जो है दैट इज़ बेसिकली द आंसर, एंड दैट इज़ 2.22 सेकेंड। ये बेसिकली आंसर हो गया। तो इसको गाइज आप एक बार फिर से ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन जितना सिंपल लग रहा है पढ़ने में उतना सिंपल एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि जब आप पिलो को नीचे फेंकोगे, ऐसे नीचे पुश करोगे, तो खुद भी ऊपर जाओगे। तो खुद भी ऊपर जाओगे तो आपको पूरा इमोशन उस हिसाब से लेना पड़ेगा कि जब तक पुली नीचे से आया टकरा कर वापस ऊपर आया, तो आप खुद कितना ऊपर गए, एक्सपेरिमेंटर खुद कितना ऊपर गया, और वापस A पॉइंट पे आया, और फिर एक्सपेरिमेंटर के हेड तक जाना है, तो उसके बाद भी एक्सपेरिमेंटर मूव करेगा, तो उसके बाद भी बेसिकली आपको टाइम का रिलेशनशिप विद डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी फाइनल टाइम इलैप्स्ड आएगी। दोनों को ऐड करने के बाद A टू B, B टू A, उसके बाद फर्दर जो मोशन होगा वो। तो गाइज ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो था वो पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के साथ मिलता जुलता था, वो 3 मिलाकर उस टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो गाइज उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अरे क्वेश्चन नंबर 3 एक थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, दिखने में जितना सिंपल लग रहा था उतना सिंपल था नहीं है, बल्कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था।
तो गाइज आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।